हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर लिया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया, क्या करते थे उसमें हम लोगों को फंक्शन दिया रहता था और पहले से बोल दिया था कि सारे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग फंक्शन लिखते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन यूज़ करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। याद है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो पहले देखना ज़रूरी है क्योंकि दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम रहेगा, बस फ़र्क कितना होगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिक्रीजिंग। देखो सेम क्वेश्चन, फाइंड, क्या फाइंड करना है, वैल्यूज़, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, और जहाँ पे फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, फंक्शन दिया रहता था, इंक्रीजिंग दिया रहता था, हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते थे। इसमें फंक्शन दिया और डिक्रीजिंग दी एक्स की वैल्यू, तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं, सेम वैसे ही है, बस फर्क किसका है, उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो कोई फंक्शन दे रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन फंक्शन, यही करते थे ना, पहले गिवन फंक्शन लिखेंगे, फिर गिवन फंक्शन लिख लेंगे। तो क्या है गिवन फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया, 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या दे रखा है, 15x स्क्वायर, तो 15x स्क्वायर, फिर क्या दिया, माइनस 144x, तो माइनस 144x, फिर लास्ट में क्या, -7 खत्म हो गया, मैंने फंक्शन लिख लिया। फिर इसका क्या करने का, इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालो, डेरिवेटिव, देखा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, अगर नहीं भी देखा है तुम लोगों ने तो अभी समझो, पहले गिवन फंक्शन लिखने का, फिर क्या निकलेगा, डेरिवेटिव निकालने का। तो मैं यहाँ पे करूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ पर भी डेरिवेटिव लग जाएगा d/dx, यहाँ पर भी डेरिवेटिव लग जाएगा d/dx, किसके साथ, f(x) के साथ। यहाँ पर भी डेरिवेटिव लग जाएगा d/dx, किसके साथ लग जाएगा, यहाँ पे f(x) के साथ डेरिवेटिव लग गया, यहाँ पे लग जाएगा इस पूरे इक्वेशन के साथ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x -7, खत्म। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि अपने को आता है ऑलरेडी। तो चलो कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है। अच्छा, f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा, f(x) का डेरिवेटिव इज f'(x), तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f(x) का डेरिवेटिव इज f'(x), खत्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए। पहले क्या लिखा हुआ है, 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, एज इट इज़ लिखते हैं। तो 2 को तो मैं 2 ही लिख दूंगा, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव ले लेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या दिया, माइनस, तो मैंने लिखा माइनस 15 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। तो 15 को एज इट इज़ लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लूँगा क्या, 2x, फिर माइनस, तो माइनस लिखा, फिर 144 तो कांस्टेंट है, पर कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो मैं 144 को एज इट इज़ लिख दूंगा, x का डेरिवेटिव ले लूँगा 1, फिर -7, तो माइनस तो लिखता हूँ 7 इज ऑल्सो कांस्टेंट, पर उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि वो अकेले है, जब कोई कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0, तो 7 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। ये सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो किसी ना किसी के साथ थे, तो उनका डेरिवेटिव लेने की जगह उनके बाजू वाले का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये तो अकेला कांस्टेंट है, तो इसका खुद का डेरिवेटिव लूँगा, क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया। तो चलो ठीक है, अब साथ सॉल्व करते हैं आगे, f'(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 3 से कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर, तो लिख देता हूँ 6x स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, 15 2 से कितना होता है, 30x, तो 30x, फिर माइनस है तो माइनस, 144 इंटू 1 कितना होगा, 144 इंटू 1 144 होता है, तो मैं लिख दूंगा 144, 0 का तो मतलब ही नहीं है। तो ये अपने को मिल गया f'(x) यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अपने को फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, मिल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया था, इट इज़ कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा बट f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो हम लोग ने किया था,
हम लोग ने जब सेकंड क्वेश्चन किए थे तो ऐसा ही करते थे ना, पहले डेरिवेटिव निकालते थे और जैसे डेरिवेटिव मिल जाता था क्या लिखते थे कि एफ एक्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, बट यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, तो मैंने लिखा एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है। डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एफ डैश एक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि नेगेटिव होता है। क्या होता है कि एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होता है, लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो यानी कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैंने लिख दिया क्योंकि इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए हमेशा एफ डैश एक्स क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एफ डैश एक्स लिखा है, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स की जगह पर ये लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, 6x², फिर क्या लिखा, -30x, तो -30x, फिर क्या -144, तो -144, लेस देन ज़ीरो, तो मैं लिख दूंगा लेस देन ज़ीरो। इतना समझ में आया। एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो क्यों है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हम लोग को पता थी तो ऐसे उठा के मैंने लिख दी वैल्यू। अब ये कौन सा इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ना इक्वेशन बहुत बड़ा है यार, इतने बड़े बड़े नंबर 6, 30, 144, थोड़ा छोटा नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना, क्यों नहीं बना सकते। एक काम करो, सब में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, देखो ये 6 है, ये 30 है, 30 भी 6 के टेबल में आता है, 144 भी 6 के टेबल में आता है, सबके सब 6 के टेबल वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, 6 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 6 को ले लिया कॉमन। अब जैसे 6 को कॉमन लिया, ऐसे 6 चला गया तो क्या बचा, x², क्या बचा, x², माइनस, तो मैंने लिखा माइनस, 30 था, 30 में से 6 चला गया तो 6 5 30 होता है, तो अंदर क्या बचा 5, यहाँ पर x तो होता है, x तो रह गई, फिर माइनस, तो मैंने लिखा माइनस, फिर क्या लिखा 144। अच्छा, 144 में से 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 144 में से 6 को डिवाइड करो, 6 2 जा 12 आता है, माइनस करने पे कितना बचेगा 2 और नीचे कितना आ जाएगा 4, 6 4 जा 24 होता है ना। तो 6 अगर 144 में से 6 निकालोगे तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। तो मैं पे क्या लिखूंगा, 24 = 0 नहीं लिखने का, लेस देन 0। समझ में आया, लेस देन 0। तो मैंने किया क्या, सब में से 6 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 गया तो x² बचा, यहाँ से 6 गया तो 5 बचा, यहाँ से 6 गया तो 24 बचा, लेस देन 0। समझ में आया इतना। अब ये जो 6 है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 6 को अगर उधर भेजूंगा तो वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, किसके साथ डिवाइड होगा, 0 के साथ, और 0 के साथ जाती हर चीज़ क्या हो जाती है, 0। तो मिला जो लगे 6 यहाँ से वहाँ जाएगा, 0 के पास जाके शहीद हो जाएगा। तो अगली लाइन में मैं 0 नहीं लिखूँगा, अगली लाइन में 6 नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, x² - 5x - 24 लेस देन 0। क्यों नहीं लिखा 6, किधर गया 6 को मैंने उधर भेजा 0 के पास, और 0 के पास हो गया डिवाइड हुआ, ऐसा हुआ 0.6, और 0.6 तो 0 ही होता है, मिला जुला के 0 6 शहीद हो गया। समझ में आया, ये मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोटा सा, छोटू सा, क्यूट सा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे आएगी बिना फैक्टराइज किए, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कुछ नहीं, यानी क्या है 1, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इज -24, लास्ट टर्म क्या है -24, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 × -24 कितना आएगा, -24, तो लिख दिया -24। अब मुझे 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे, -24 के 2 फैक्टर चाहिए ना अपने को, क्योंकि अब 2 फैक्टर कौन से चाहिए, 2 फैक्टर मतलब 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर -24 आए और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, -5 आ जाए। ऐसे ही करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। तो चलो देखो जरा, 24 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 12 = 24 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आ जाएगा, 2 12 = 24, प्लस माइनस करने पर 5 आ रहा है क्या, 2 + 12 14 होता है, 2 - 12 10 होता है, नहीं चलेगा। 3 के टेबल में देखो, 3 के टेबल में आता है 24, हाँ 3 8 = 24, 3 8 = 24, मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है, और 3 और 8 को माइनस करूँ तो क्या मुझे -5 मिल सकता है, मिल सकता है। मिला जुला के अपने फैक्टर क्या, अपने फैक्टर है 3 और 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -24 चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 24 आ रहा है बस। अगर मुझे आंसर में माइनस चाहिए तो उन दोनों में से किसी एक नंबर को क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पर बीच में क्या दे -5, क्या लिखा -5, तो जो बड़ा नंबर है उसको क्या बना दूंगा माइनस, छोटे नंबर को क्या रखूँगा प्लस। तो दिस इज +3, दिस इज -8, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। मल्टीप्लाई करने पर देखो, मल्टीप्लाई करके देखो 8 3 = 24, प्लस माइनस माइनस, ऐड करके देखो 3 - 8 -5 होगा। तो चलो फिर आगे सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा x², फिर -5x की जगह क्या लिखूंगा, +3x - 8x, तो
तो +3x माइनस 8x और यहाँ पे बाजू में -24 तो -24 लेस देन 0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? अब इसके आगे क्या करेंगे? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से x और x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकालिए बाहर। x स्क्वायर था, x बाहर चला गया तो अंदर एक x बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो मैंने लिखा प्लस। 3x में से x जब बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो मैंने लिख दिया 3, खत्म। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ना, ये भी 8 के टेबल में आता है, ये भी 8 के टेबल में आता है, तो 8 को कॉमन निकाल लिया। अच्छा, क्योंकि अब 8 कॉमन आ चुका है, यहाँ से 8 चला गया तो अंदर क्या बचेगा? x। यहाँ पे माइनस था पर बाहर भी माइनस है, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 24 में से 8 बाहर गया तो 24 में से 8 बाहर गया तो कितना बचेगा? 3 ना। 8 3 जा 24 होता है, 8 बाहर चला गया तो अंदर 3 बचा। क्या लिखा है? लेस देन 0, तो मैंने भी लिख दिया लेस देन 0। तो अब क्या होगा? ये x+3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+3 और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-8 लेस देन 0। समझ में आया? ये अपने को मिल गया फाइनल एक्सप्रेशन। इसी में से x की वैल्यू निकलेगी, पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने बोला था ना, यहाँ तक हर बच्चा पहुँच जाता है, पर इसके आगे ही तो फंसते हैं लोग। इसके आगे तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसके आगे अपने को फंसना नहीं है, अपने को अच्छे से आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? लेट अस सी। मैं क्या बोल रहा हूँ? लेस देन 0 लिखा है, क्या लिखा हुआ है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब समझते हो? लेस देन 0 का मतलब होता है कि 0 से छोटा, और 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं? -1, -2, -3, -4, यानी कि सारे माइनस वाले नंबर, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब कि जो आंसर है वो नेगेटिव है। देखो यहाँ पर एक नंबर, देखो एक टर्म ये है x-3, एक टर्म ये है x-8, और ये दोनों टर्म एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? लेस देन 0, यानी आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। आंसर माइनस में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हो, दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो आंसर लेस देन 0 निगेटिव आ रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा 2 केसेस में होता है। ऐसा 2 केसेस में होता है। पहला केस क्या? कि पहला वाला नंबर पॉजिटिव रहा हो और दूसरा वाला नंबर नेगेटिव रहा हो, तो प्लस माइनस, आंसर में माइनस आ गया। और एक केस में ऐसा हो सकता है कि भाई पहला वाला नंबर नेगेटिव रहा हो और दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव रहा हो, तो उस टाइम पर भी माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। देखो आंसर में माइनस है, आंसर में माइनस है। अब आंसर में माइनस है, लेस देन 0, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। क्या? कि पहला वाला प्लस रहा हो, ये माइनस रहा हो, तो प्लस माइनस माइनस आ गया आंसर में, या तो फिर ये माइनस रहा हो, ये प्लस रहा हो, तो माइनस प्लस आंसर में माइनस आ गया। ये 2 केसेस बनते, 2 कंडीशंस बनते। तो हम लोगों को ये दोनों ही कंडीशन लेके सॉल्व करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा केस 1। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? केस 1। केस 1 में क्या है? मैंने क्या बोला कि आंसर लेस देन 0 निगेटिव है। निगेटिव होने के 2 रीजंस हैं। क्या रीज़न? या तो ये प्लस ये माइनस रहा हो तो प्लस माइनस माइनस हो गया, या तो ये माइनस ये प्लस रहा तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो केस 1 में मैं मान लेता हूँ कि ये प्लस था, पहला वाला नंबर पॉजिटिव था, दूसरा वाला नेगेटिव था, मतलब ये प्लस में था या माइनस में था, ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, मतलब कि x+3 ये वाला जो है ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 था, और x-8 ये जो था नेगेटिव था, नेगेटिव यानी कैसा था? लेस देन 0 था। देखो x+3 मैंने मान लिया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, x-8 मान लिया मैंने नेगेटिव यानी लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करता हूँ, तो x ये +3 उधर जाएगा, +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उधर जाके -3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये -8 उधर जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? +8, तो x बीच में लेस देन का साइन 8 आ गया। समझ में आया? ये केस 1 मैंने लगाया और मेरे को x की 2 वैल्यूज मिली। अब मैं निकालता हूँ केस 2। अब मैं लिखता हूँ केस 2। अच्छा केस 2 क्या हो? पहले केस में इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव लिया था, तो दूसरे केस में इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे, मतलब क्या? x+3 को मैं मान लूँगा लेस देन 0 निगेटिव, और ये x-8 इसको पॉजिटिव मान लेंगे यानी ग्रेटर देन 0, तो x-8 पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 आया। अब ये +3 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? -3, तो x बीच में लेस देन का साइन -3, और यहाँ पर x -8 को उधर भेज देता हूँ, तो x ग्रेटर देन का साइन -8 उधर गया तो क्या हो गया? +8 हो गया। और इस तरीके से अपने को मिले x के टोटली 4 आंसर्स, 1 2 3 4 आंसर मिल गए अपने को। ये केसेस बहुत ध्यान से समझना। एक बार पहले वाले को पॉजिटिव दूसरे वाले को नेगेटिव लेते हैं, एक बार पहले वाले को नेगेटिव दूसरे वाले को पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो ऐसे हम लोग को 2 केसेस मिलते हैं और टोटल 4 आंसर मिल गया x के, 1 2 3 4। पर
सवाल ये कि 4 आंसर तो चाहिए नहीं, आंसर कितने चाहिए, आंसर सिर्फ 2 ही चाहिए। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, आंसर कितने चाहिए होते हैं, सिर्फ आंसर बस हम लोगों को चाहिए होते हैं 2। तो अब 2 आंसर कैसे निकालेंगे, 4 में से कैसे पता चलेगा कौन से 2 करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को एक ट्रिक भी बता देता हूँ और साथ में कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ट्रिक पहले समझो। जब हम लोग इंक्रीजिंग करते थे तो मैं बोलता था कि ग्रेटर वालों में से बड़ी वैल्यू लो और लेस देन वालों में से छोटी वैल्यू। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा करो। यहाँ पर ग्रेटर देन का जो सिंबल है ना, उनमें से छोटी वैल्यू निकालो, स्मॉलर वैल्यू यानी छोटी वैल्यू निकालो, और लेस देन वालों का जो सिंबल है उनमें से बिगर वैल्यू निकालो, बिगर वैल्यू यानी बड़ी वैल्यू निकालो। ग्रेटर देन वालों में से स्मॉल वैल्यू निकालो, लेस देन वालों में से बिग वैल्यू निकालो। मतलब ग्रेटर देन कहाँ पर, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है क्या, नहीं, ग्रेटर देन तो ये रहा। और इन दोनों में से ग्रेटर देन कौन सा, ग्रेटर देन नहीं रहा, ये वाला ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है। 2 ग्रेटर देन का आंसर है मेरे पास। और मैंने के वाला वैल्यू कौन सी लेने का, उसमें से स्मॉलर। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 8 छोटा है कि -3 छोटा है, -3 छोटा है। तो मैं जब आंसर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन -3। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ग्रेटर देन वालों में से छोटी वैल्यू लेने का, खत्म। अब बचा लेस देन, तो ये एक लेस देन, ये एक लेस देन है। अब इन दोनों में से, मैंने लेस देन वालों में से बिगर वैल्यू लो। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, -3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है। तो आंसर आएगा ये x लेस देन 8। आंसर क्या आ जाएगा, ये x लेस देन 8। समझ में आया। ग्रेटर देन कहाँ था, इधर और इधर था। मैंने बोला ग्रेटर देन वालों में से छोटी वैल्यू लो, तो 8 और -3, छोटा कौन सा, -3, तो ये वाली वैल्यू ले लिया। लेस देन किधर था, इधर और इधर था। मैंने बोला लेस देन वालों में से बड़ी वैल्यू लो, तो बड़ी वैल्यू कौन सी, -3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 वाली वैल्यू ले लिया। समझ में आया। ये तो एक ट्रिक हो गया, ये तो क्या हो गया, एक ट्रिक हो गया। पर नाउ थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअली भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। कैसे समझेंगे, एक नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ तुमको। नंबर लाइन जानते हो ना, एक लाइन होती है जिसमें बीच में 0 होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे, खत्म। अब ना थोड़ा इन वैल्यूज़ को ना थोड़ा इवेल्युएट करते, थोड़ा ना इनको नंबर लाइन पे बना के देखते हैं सारी वैल्यूज़ को। पहले यहाँ पर क्या लिखा है, x ग्रेटर देन -3। क्या लिखा है, x ग्रेटर देन -3, मतलब x की वैल्यू बड़ी होगी, किससे बड़ी होगी, -3 से बड़ी होगी। -3 किधर इस पे दिखाई दे रहा है तुमको, -3 ये रहा। अब उसने बोला x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, बड़ी होगी मतलब इस साइड जाएंगे कि उस साइड जाएंगे, इस साइड तो छोटी होते जा रही है ना वैल्यू, बड़ी उस साइड हो रही है, मतलब कि यहाँ से ऐसे जाना है। खत्म हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला क्या बोला है, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है, x ग्रेटर देन -3, ऐसे उस साइड जा रहे, 3 पे लिए बड़ा यानी वहाँ पे चलेगा, खत्म। यहाँ पर क्या लिखा है, x लेस देन 8। क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 8। x की वैल्यू लेस यानी छोटी होगी, किससे छोटी होगी, 8 से। किससे छोटी होगी, 8 से। तो अपने नंबर लाइन पर हम लोग ने 8 तो बनाया नहीं है, बना लेते हैं थोड़ा सा, 7 और 8 और यहाँ पे 9 भी बना लेता हूँ। क्या लिखा है, x लेस देन 8। क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो लेस देन 8 लिखा, मतलब 8 से छोटी वैल्यू होगी, तो 8 किधर है, 8 रहा ये वाला। अब इससे छोटी वैल्यू मतलब इस साइड में है ना। ये लाइन किसके लिए हो गई, ये हो गई x लेस देन 8 के लिए, खत्म। ध्यान से देखते जाओ, मुझे पता है थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर रुको मैं बताता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, x लेस देन -3। क्या लिखा हुआ है, x लेस देन -3, मतलब x की वैल्यू छोटी होगी, किससे छोटी होगी, -3 से। तो -3 किधर है भाई, -3 किधर है, -3 ये रहा। अब बोला लेस देन -3, मतलब -3 से छोटी वैल्यू होगी, -3 से छोटी वैल्यू होगी। ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये क्या है, x लेस देन -3 के लिए। और क्या बोला, x ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन मतलब 8 से बड़ी वैल्यू, तो ये रहा 8, इससे बड़ी वैल्यू यानी उस साइड, x ग्रेटर देन 8। मैंने चारों का यहाँ पर प्लॉट कर दिया, 4 वैल्यूज़ मिली, मैंने चारों का यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ का प्लॉट देखूँ, x लेस देन -3 से छोटा, x ग्रेटर देन 8 से बड़ा, इन दोनों अगर तुम लोग प्लॉट को देखो, यहाँ पर x की वैल्यू दिखा रहा है कि -3 से छोटी है, वहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 8 से बड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है, अगर x जो है वो -3 से छोटा है, तो x 8 से बड़ा कैसे हो सकता है। -3 से छोटा होगा मतलब इसके छोटे वाले आंसर्स आएंगे, 8 तो आ ही नहीं सकता। लेकिन एक जगह पे बोल रहा है लेस देन -3, मतलब -3 से छोटा है, एक जगह पे बोला ग्रेटर देन 8 से बड़ा है।
ऐसा समझ में आ रहा है क्या? सही लग रहा है क्या देखने में? सोचो, एक जगह बोल रहा है वैल्यू 8 से बड़ी होगी, 8 से बड़ी होगी, एक जगह बोल रहा है वैल्यू -3 से छोटी होगी। भाई एक बात बोल ना, या तो बोल -3 से छोटा है या तो बोल 8 से बड़ा है। दोनों कैसे हो सकते हैं? -3 से छोटा भी, 8 से बड़ा भी है। ऐसे तो मैं बोलूँ कि मेरा वजन 50 किलो से कम है पर 100 किलो से ज़्यादा है। कुछ लॉजिक बनता है इस बात का कि मेरा वेट 50 किलो से कम है और 100 किलो से ज़्यादा है। या तो 50 किलो से कम होगा या तो 100 किलो से ज़्यादा होगा ना, दोनों से कोई एक ही बात कोई करेक्ट हो सकती है ना। इसीलिए हम लोग इन दोनों आंसर्स को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। और इन दोनों को क्यों एक्सेप्ट किया मालूम है? क्योंकि यहाँ पे लिखा था x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा है, वहाँ पे लिखा था लेस देन 8, 8 से छोटा है। हाँ ये एप्लीकेबल है, -3 से बड़ा और 8 से छोटा, मतलब कि -3 से बड़ा यहाँ से, 8 से छोटा मतलब यहाँ से, ये बीच वाली वैल्यूज़ कोई भी हो सकती है। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेरा वजन 50 से ज़्यादा है पर 60 से कम है, तो ये एप्लीकेबल भाई, 50 से ज़्यादा 60 से कम चलेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कुछ लॉजिक है, कॉन्सेप्ट इन सब के पीछे। लेकिन अगर मुझे पता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए फ्रॉम माई साइड, मेरे साइड से तुम्हारे लिए यही ट्रिक है कि क्या करो, देखो किधर किधर ग्रेटर देन है और 2 ग्रेटर देन की वैल्यूज होंगी, उनमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर लेना? स्मॉलर वैल्यू। तो ये ग्रेटर देन छोटी वाली वैल्यू यानी -3 सेलेक्ट कर लिया। लेस देन वालों में से बड़ी वैल्यू, तो ये लेस देन बड़ी वाली वैल्यू यानी ये, इसको सेलेक्ट कर लिया और वो आंसर है। समझ में आया? अच्छा, टेक्स्ट बुक वाला आंसर अगर चाहिए, क्या चाहिए? टेक्स्ट बुक वाला आंसर, तो वो कैसे देखेंगे? वेरी सिंपल, x ग्रेटर देन -3 बोला, -3 से बड़ा है पर 8 से छोटा है, -3 से बड़ा है पर 8 से छोटा है, तो मैं क्या लिखूंगा? -3, 8, -3 से बड़ा पर 8 से छोटा। टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसे लिख के दिया, ये लिखोगे तो भी चलेगा, ये लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया। वो जो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर तुम्हारे दिमाग में आता है ना, तो भी चलेगा कि बीच वाला जो कॉमन रीजन है उसको आंसर में लिखा जाता है। नहीं तो फिर ऐसे याद रखो, ग्रेटर देन वालों में से छोटी वैल्यू लेने का, लेस देन वालों में से बड़ी वाली वैल्यू लेने का। समझ में आया क्या बोला मैंने? लेकिन यार है ना, ये ट्रिक सिर्फ किसके लिए है? ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होगी जब क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन दिया हो, लिख के क्वेश्चन में लिखा हो डिक्रीजिंग फंक्शन। समझा? तो एक शॉर्ट रिकैप, हम लोगों ने फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव किए, यहाँ पे डेरिवेटिव आया, फिर लिखे डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए लेस देन 0, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, कुछ ऐसा आया। 2 केसेस लिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस, दोनों को सॉल्व किया, 4 वैल्यूज मिली, उस ट्रिक का यूज़ किया और 2 वैल्यू अपनी आंसर आ गया। समझ में आया? चलो ठीक है। अगेन वार्निंग, दिस ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल टू डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या ट्रिक है वो पिछले वीडियो में बताया था। चलो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब अपने को टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, अब देखना कितना फटाफट अपना क्वेश्चन खत्म होगा, अच्छे से समझ के हो भी, क्योंकि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, अब हम लोगों को करने आ चुका है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन, लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? गिवन फंक्शन लिख लेता हूँ, गिवन फंक्शन लिख लेता हूँ, गिवन फंक्शन। क्या फंक्शन दिया हुआ है? ये फंक्शन दे रखा, तो मैं लिख लेता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x के पावर में 4। वाह, x के पावर में 4 दे दिया, जनरली देता नहीं है। -2x का क्यूब, -2x का क्यूब प्लस 1, तो +1। और मुझे ऑलरेडी बता चुका डिक्रीजिंग फंक्शन है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे भी d/dx आ जाएगा fx के साथ, यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा किसके साथ? x के पावर में 4 -2x का क्यूब +1 के साथ। खत्म। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f'(x), अपने को पता है इतना। तो यहाँ पर x के बारे में 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? xn का फॉर्मूला लगेगा, पावर नीचे आता है, पावर में कम होता है, तो पावर 4 नीचे आ गया, पावर में 1 कम यानी पावर में 3। खत्म। 4x3 इसका डेरिवेटिव, फिर बीच में क्या माइनस है, तो मैं माइनस लिखूंगा। यहाँ पर 2 है तो मैं 2 लिखूंगा। देखो 2 कॉन्स्टेंट है, ध्यान से सुनना, 2 कॉन्स्टेंट है, पर कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, एज इट इज लिखते हैं, तो मैं 2 को 2 ही लिखूंगा। x³ का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा? 3x², पावर नीचे, पावर में कम, प्लस, तो मैं लिखूंगा +1। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा तुम मुझे बताओ ना? 1 कॉन्स्टेंट है, अकेला है, कोई साथ भी नहीं है उसके, तो 0। खत्म। कॉन्स्टेंट जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है। तो बस इसको तो ऐसा सॉल्व कर देता हूँ, तो हो जाएगा f'(x) इज इक्वल्स टू 4x³ तो 4x³ ही रहेगा, माइनस 2 3 जा 6x², 6x²। समझ में आया? 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक बार अपने को डेरिवेटिव मिल गया तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग लिखते थे बट
एफ एक्स इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, के जो फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्वेश्चन में दे रखा है तो मैंने लिखा एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, लेस देन जीरो। क्या आएगा, लेस देन जीरो। सेम जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, लेस देन जीरो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू डालेंगे, एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, क्या है 4x³ माइनस 6x² लेस देन जीरो, खत्म। अब इसको सॉल्व करना और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज़ तो तुम साफ देख सकते हो कि भैया ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, इट इज़ नॉट डैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये नॉर्मल सा इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकलेगी। देखो मैं बोल रहा हूँ क्या दोनों में कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पर x का क्यूब है मतलब 3x है, यहाँ पर x का स्क्वायर है मतलब 2x है, इसके पास 3x है, इसके पास 2x है। तो कॉमन की बात करूँ तो 2x इसके पास भी है, 2x इसके पास भी है, भले इसके पास एक एक्स्ट्रा लेकिन कॉमन में 2x दोनों के पास है, मतलब x² कॉमन है। x² क्या है, कॉमन। तो मैं क्या करता हूँ, x² को कॉमन ले लेता हूँ। तो x² को मैंने जैसे ही कॉमन लिया, अब देखो इधर से x² कॉमन चला गया तो बचा क्या 4 बचा, x³ में से x² चला गया, 3x थे 2x चला गया तो 1x बचा, माइनस, तो मैं लिखूंगा माइनस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 अरे 6 को तो 6 ही लिख दूंगा, x² बाहर चला गया, कुछ बचा ही नहीं। समझ में आया क्या बोला मैंने, एक मिनट रुको, x² तो कॉमन है, साथ में कुछ और भी कॉमन है, पता है क्या, 2, देखो ए भी 2 के टेबल में आता है, ए भी 2 के टेबल में आता है, तो काम करता हूँ मैं 2 को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर जो 4 था, 4 की जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया। और यहाँ पर जो 6 था, 6 की जगह पे क्या बचेगा, 6 के पे 3 बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन चला गया। समझा मैंने क्या किया, मैंने पूरे में से 2x² कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो ये 4 का 2 बन गया, 6 का 3 बन गया। x² कॉमन लिया, पे 3x था, 2x चले गया, 1x बचा, इसका 2 ही x था वो भी चला गया तो कुछ नहीं बचा। समझा, लेस देन जीरो, क्या आ गया, लेस देन जीरो। इतना समझ में आया क्या तुम लोगों को। तो अब देखो यहाँ पर ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर हो क्या रहा है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है लेस देन जीरो। आंसर क्या आ रहा है, लेस देन जीरो, निगेटिव आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, निगेटिव आंसर। और जब आंसर निगेटिव होता है, जब आंसर क्या होता है, निगेटिव, तो हम लोग 2 केसेस बनाते हैं। क्या केसेस बनाते हैं, या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहा होगा, या तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव रहा होगा, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी वो हम लोग कब करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने पर। क्या करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने पर। यहाँ पर तुम्हें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पता है यहाँ पर तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि जो 2x² दिख रहा है इसको मैं भेज दूंगा उधर, किधर भेज दूंगा, उस साइड। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर जाएगा डिवाइड होगा, वहाँ पे पहले से जीरो, जीरो के डिवाइड में आएगा 2x²। जीरो क्या कर देता है, जीरो के पास जो भी आता है उसको खा जाता है, मिला जुला के बचेगा क्या, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। तो मिला जुला कर, क्योंकि मैंने इस 2x² को उधर भेजा, जीरो के पास जाके जीरो हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा सिर्फ 2x - 3 लेस देन जीरो। क्या बचा मेरे पास, 2x - 3 लेस देन जीरो। समझ में आया। अब तुम लोग के दिमाग में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इधर पे 2 जब टर्म्स आए थे, इधर पे भी 2 टर्म आए थे, तो हमने यार केस 1 केस 2 लेके सॉल्व किया। यहाँ पर जब 2 टर्म आए तो केस 1 केस 2 लेने की जगह मैंने सीधे इस वाले को इधर भेजा और जीरो के पास जाके वो जीरो हो गया। यहाँ पर केस 1 केस 2 क्यों नहीं लिए, और अगर इसको इधर भेज के जीरो बना सकते तो इसको इधर भेज के जीरो क्यों नहीं बनाया। देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 2x² लिखा था, क्या लिखा था, 2x²। अगर मान लो तुम उसको वहाँ पर नहीं भेजते, जीरो नहीं बनाते, तो तुम्हें ऐसा आंसर मिलता कुछ 2x² ग्रेटर देन जीरो, नहीं तो ऐसा मिलता 2x² लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करो जरा, 2 को उधर भेजो, x² ग्रेटर देन जीरो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे जाके डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाई 2 क्या होगा, 0। x² x रूट ले लो, क्या आ जाएगा, 0। इसको भी पूरा सॉल्व करने के बाद यही मिलेगा, 0। मिला जुला कर मुझे पता है यार ये ऐसा टर्म है ना, इसको कुछ भी सॉल्व करो आंसर क्या आने वाला है, 0। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली वहाँ पर भेज दिया जीरो के पास और गायब कर दिया, क्योंकि उसको सॉल्व करके मतलब नहीं है। समझा। इसको क्यों नहीं गायब किया, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू मिल सकती है। अब देखो ये ऐसा कुछ बचा मेरे पास, मैं -3 को अब उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो 2x
लेस देन तो रहेगा, -3 उधर गया +3, ये मल्टीप्लाई बाय 2, इसको उधर भेज दो डिवाइड बाय 2, तो x लेस देन 3/2, 2 को उधर भेज दिया, ये मुझे मिल गया x लेस देन 3/2, ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है आंसर। एंड यू कैन राइट योर आंसर इन टेक्स्ट बुक स्टाइल। ओके, टेक्स्ट बुक स्टाइल, टेक्स्ट बुक का कौन सा स्टाइल आंसर लिखने का कि x लेस देन -3 है ना, तो x लेस देन 3/2 है ना, 3/2 लेस यानी इससे छोटा, छोटा करते 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 आंसर माइनस में आते जाएगा, एक टाइम पे क्या आ जाएगा -∞ आ जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसा दिया रहेगा -∞ 3/2, मतलब 3/2 से छोटा करते जाओ -∞ तक आ जाओ। समझ में आया, टेक्स्ट बुक में आंसर ऐसे दे रखा होगा। दिस इज योर आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। इधर समझा ना क्या कि इधर 2 टर्म बना, पर यहाँ पे केसेस नहीं लिए हम लोगों ने, केस 1 केस 2, क्योंकि मुझे पता है कि इसके साथ ना केस बनाने का कोई मतलब नहीं है, हर बार आंसर 0 ही देगा, इसलिए ना इसको सीधा तू 0 0 बहुत कर रहा है, तेरे को 0 के पास भेज देता हूँ, भेज दिया 0 हो गया, बचा ये, इसमें से आंसर निकल गया फटाफट। समझ में आया क्या बोला मैंने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, डेट इज आवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, पहले गिवन फंक्शन लिख लूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ गिवन फंक्शन। फंक्शंस क्यों लिख रहा हूँ, फंक्शन एक ही फंक्शन दिया ना, क्या दे रखा गिवन फंक्शन, पूरा छाप लेता है, एफ एक्स दे रखा है, क्या दिया एफ एक्स दिया 2x का क्यूब, तो मैं लिखता हूँ 2x क्यूब, फिर क्या दिया -15x स्क्वायर, तो लिख लेता हूँ -15x स्क्वायर, फिर क्या दिया -84x, तो मैं लिख लिया -84x, फिर यहाँ पे -7 लिख लिया फटाफट। अब क्या करेंगे, अब तो हम लोग को सब समझ में आ चुका है, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा fx के साथ, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ, इस पूरे टर्म के साथ, 2x क्यूब -15x स्क्वायर -84x -7, खत्म। अब यहाँ पे fx का डेरिवेटिव क्या होता है, f' होता है, इसको तो आप फटाफट करवाता हूँ अभी मैं, क्यों मुझे लगता है तुम्हें डेरिवेटिव आना चाहिए इतना। तुम 2 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब के साथ है, एज इट इज आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो मैं भी माइनस लिखूंगा, 15 कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, फिर माइनस तो मैं माइनस लिखता हूँ, 84 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स के साथ है तो एज इट इज लिखूंगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, फिर -7, माइनस तो माइनस रहेगा, 7 कांस्टेंट है, अकेला है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, खत्म, डेरिवेटिव ले लिया। अब थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करूंगा, सॉल्व करूंगा, कैसा सिंप्लीफिकेशन, ये f'(x) 2 3 6 x स्क्वायर 6x स्क्वायर, फिर माइनस तो मैं लिखता हूँ माइनस, 15 2 30 30x तो 30x, फिर माइनस तो माइनस, 84 1 जा कितना होता है, 84 1 जा 84 होता है, 0 का तो मतलब नहीं है, छोड़ दिया मैंने, ये मुझे मिल गया क्या f'(x). अब इतना लिखने के बाद क्या लिखते थे बट क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत है कि इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, लिख देता हूँ, इट इज़ नहीं, f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब मुझे ये बात किसने बताई, अरे क्वेश्चन में लिख के दी गई थी कि जो भी फंक्शन तुमको मैं दे रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, और क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है f'(x) क्या आता है <0, f'(x) क्या आता है <0 आता है, नेगेटिव आता है। अच्छा f'(x) की वैल्यू निकाले थे ये, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, देयरफॉर 6x स्क्वायर -30x -84 0, इतना समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, अब मुझे मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज करूंगा, लेकिन फैक्टराइज करने से पहले बड़े बड़े नंबर्स हम लोग को अच्छे नहीं लगते, कॉमन निकालो, छोटा बनाओ। कैसे कॉमन लेंगे, इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है, देखो ये भी 6 के टेबल का, ये भी 6 के टेबल का, ये भी 6 के टेबल का, 6 कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं, 6 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 6 चला गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर बच गया, फिर माइनस है तो मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पर देखो 30 में से 6 कॉमन गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 6 5 30 होता है x, माइनस 84 में से 6 गया तो क्या बचेगा यार, यहाँ पर देखो 84 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, 8 1 6 1 6 होता है, 2 बचेगा, नीचे 4 आएगा, 6 के बदले में 24 आता है क्या, हाँ 6 4 जा 24 होता है, मतलब कि 6 में से अगर तुम लोग अगर 84 में से 6 निकाल दोगे तो बचेगा क्या 14 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 14 <0। इतना समझ में आया क्या। तो अब देखो तो 6 कॉमन है, हर बार 6 ही कॉमन आता है। चलो देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर भेज दूंगा 0 के पास, और 0 के पास जाने के बाद हर चीज़ 0 हो जाती है, शहीद हो गया 6, तो 6 नहीं लिखेंगे अगली बार, तो यहाँ पर ये बचेगा x स्क्वायर
-5x -14 लेस देन 0। ये इतना बचा मेरा। अब इसको सॉल्व करते हैं एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। यहाँ पर कुछ नहीं एनी 1 है, यहाँ पर क्या है -14, तो मिला जुला के 1 × -14 क्या होगा -14। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर -14 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए। 2 7 14 होता है, 2 7 14 होता है। मल्टीप्लाई करो देखो 14 आ रहा है, प्लस माइनस करने पर कुछ करने पर 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -14 आना चाहिए। मतलब कि दोनों में से किसी एक नंबर को माइनस लिखना पड़ेगा। किसको माइनस लिखे? बीच में -5 है ना, तो बड़े वाले नंबर को क्या लिखूंगा माइनस, छोटे वाले को क्या लिखूंगा प्लस, खत्म। तो अब ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा x², 5x की जगह क्या आ जाएगा +2x - 7x, तो +2x - 7x। फिर यहाँ पे क्या बचा -14, तो लिखा -14 लेस देन 0। इतना समझ में आया क्या? अब इसके आगे क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x को कॉमन निकाले। यहाँ पे x² था, एक x चला गया तो एक x बचा, फिर बीच में प्लस है तो मैंने भी बीच में प्लस बना दिया। ये x बाहर चला गया तो क्या बचेगा 2 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 जब दोनों में से बाहर गया, यहाँ पर 7 चला गया, क्या बचा x बचा। यार माइनस तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा प्लस, क्यों साइन चेंज हो गया माइनस बाहर जाने के बाद। और 14 में से जब 7 गया, 2 7 14 होता है, तो अंदर क्या बचेगा 2 लेस देन 0। इतना समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, अब देखो क्या होगा, अरे 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 इसकी तो, अब देखो क्या होगा, इधर भी x+2 इधर भी x+2, तो x+2 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा x - 7, क्या बचेगा x - 7 लेस देन 0 एज इट इज। अब मैंने तुम लोगों को जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है लेस देन 0, निगेटिव आंसर आ रहा है। और निगेटिव आंसर आने के दो केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? दो केसेस। केस वन क्या रहा होगा कि ये पॉजिटिव रहा होगा और ये निगेटिव रहा होगा, मतलब x+2 क्या रहा होगा पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, और x - 7 निगेटिव यानी कि लेस देन 0। ये एक चीज़ एक केस बन गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, +2 को उधर भेजता हूँ, -2 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन का सिंबल तो ग्रेटर देन, +2 उधर क्या क्या हो गया -2। इसको भी सॉल्व करता हूँ, x लेस देन का सिंबल तो लेस देन, -7 उधर गया तो क्या हो गया +7। इतना समझा? और केस 2 क्या बन सकता था? केस 2 ये बनेगा कि भाई साहब ये निगेटिव रहा होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा, तो ये नेगेटिव मतलब x+2 लेस देन 0, और ये पॉजिटिव यानी x - 7 ग्रेटर देन 0, खत्म। ये +2 को उधर भेजूंगा तो x तो है ही, लेस देन का साइन तो है ही, +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, और ये x तो है ही, ग्रेटर देन का सिंबल है ही, -7 को उधर भेजूंगा +7 हो जाएगा। और यहाँ मुझे मिली x की 4 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ मिली? 4 वैल्यूज़। पर आंसर में कितना वैल्यू लिखा जाता है? सिर्फ 2। आंसर में कितना वैल्यू लिखा जाता है? सिर्फ 2। तो कौन कौन सी 2 वैल्यूज लिखेंगे? क्या बोला था मैंने? ग्रेटर देन वालों में से छोटी वैल्यू निकालो, लेस देन वालों में से बड़ी वैल्यू। ग्रेटर देन किधर किधर है? देखो ये रहा है ग्रेटर देन, ये रहा है ग्रेटर देन, इसमें से छोटी वैल्यू लेनी है। तो 7 छोटा है कि -2 छोटा है? -2 छोटा दिख रहा है, तो x ग्रेटर देन -2, ये एक आंसर हो गया। फिर यहाँ पे लेस देन वालों में से कौन सी वैल्यू निकालो? बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर भी लेस देन है, वैल्यू कौन सी लेनी? बड़ी वाली। -2 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये एक आंसर हो गया, x लेस देन 7। मिल गए अपने को दोनों आंसर। टेक्स्ट बुक स्टाइल आंसर लिखेंगे, टेक्स्ट बुक स्टाइल में क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन -2 दिया है, मतलब x की वैल्यू -2 होगी, नहीं तो उससे बड़ी होगी। अब बड़ा होते 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 एक दिन इन्फाइनाइट हो जाएगा, है ना, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा तो एक दिन इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो -2 कॉमा इन्फाइनाइट यूनियन, ये वाले को भी लिखना पड़ेगा ना, -7 वाले को, लेस देन -7 मतलब -7 और छोटा होते जाएगा, एक दिन छोटा होते होते कहाँ पहुँच जाएगा? -इन्फिनिटी पर। तो -इन्फिनिटी कॉमा 7, समझा? -2 और उससे बड़ा इन्फाइनाइट तक, 7 से छोटा -इन्फाइनाइट तक। और ये अपना हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, विच वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। और इसी के साथ इस वीडियो में अपना एक्सरसाइज 4.2 खत्म होता है। एक्सरसाइज 4.3 हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।